हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है कोआगुलेशन, जिसको हम फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोआगुलेशन होता है प्रेसिपिटेशन का, पेप्टाइजेशन का उल्टा। ठीक है, पेप्टाइजेशन का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हमने कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है वो पेप्टाइजेशन कहते हैं। वेयर एज कोलाइडल सोल्यूशन को अगर हमने प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोआगुलेशन कहते हैं। दैट इज, आपके पास क्या है? आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में आपके पास क्या है? डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो है वो कंप्लीटली डिस्पर्स थ्रू आउट द मीडियम। आपने कुछ ऐसा कर दिया कि अब ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या आ गए? आपके पास सोल्यूशन तो ऊपर है, लेकिन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल क्या आ जाएंगे? नीचे हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोआगुलेशन कहते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या फिर फ्लोकुलेशन भी कह सकते हैं। सो द phenomenon of formation of precipitates from colloidal solution by the addition of excess of electrolyte is known as कोआगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन। ठीक है, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आप जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डालते हो, उस कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेशन हो जाती है, कोआगुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इज नॉन एज कोआगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, जो कोआगुलेशन में हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं कोआगुलेट करने के लिए किसी भी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं? कोआगुलेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? बेसिकली क्या होता है, आप सब जानते हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो होता है वो चार्ज होता है। सपोज करो इनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज। हर एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल, दैट इज कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या डाला? बाहर से हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐड कर दिया। अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का वो वाला आयन जिसका चार्ज अपोजिट होता है टू दैट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, वो क्या हो जाता है? अट्रैक्ट करता है इसको। दैट इज, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव होकर क्या हो जाएगा? चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब इन कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से चार्ज ही खत्म हो गया, न्यूट्रल ही हो गया। तो पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं? नजदीक आ जाते हैं और वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द बीकर। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों जो है वो सेटल नहीं होता? बिकॉज उनके ऊपर क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट वाला चार्ज जो है वो ये जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज होता है और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो प्रेसिपिटेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है वो आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये जो आर्सेनिक सल्फाइड होता है ये नेगेटिव सोल होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। सपोज इसी आप कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हो बेरियम क्लोराइड, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो बेरियम क्लोराइड ऐड करोगे, तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है उसमें अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो क्या होता है? बेरियम क्लोराइड का Ba2 पॉजिटिव आयन जो होता है वो क्या करते हैं? हर एक कोलाइडल पार्टिकल्स जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका चार्ज जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आर्सेनिक सल्फाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नजदीक आते हैं और क्या बनाते हैं? एक प्रेसिपिटेट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रेसिपिटेशन क्या होता है या फिर कोआगुलेशन क्या होता है। और यहाँ पर जो BaCl को हमने ऐड किया कोआगुलेशन के लिए, इसको हम कहेंगे कोआगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो एक रूल आया था जिसको हम कहते हैं हार्डी एंड शल्स रूल। हार्डी एंड शल्स रूल जो है वो कोआगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता है। कोआगुलेटिंग पावर के बारे में बताता है। कोआगुलेटिंग पावर मीन इसमें क्या बोलता है? ये इससे दो स्टेप जो है या दो पॉइंट्स जो है वो दिए थे। इससे पहला पॉइंट जो है वो ये बोला कि द आइंस कैरिंग द चार्ज opposite to
that of the colloidal particles, opposite to that of the colloidal particles, are active in causing coagulation and hence called as active ions. अब मैंने क्या किया, सपोज करो मैं यही वाली एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला कि आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है उसमें आप जो है वो बेरियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूशन ऐड करते हैं या इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो कोagulation करवाने के लिए। पूरे के पूरे आर्सेनिक सल्फाइड के सोल्यूशन में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। बहुत सारे आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स हमें प्रेजेंट है जिनका चार्ज नेगेटिव है। तो इसमें कौन सा ऐसा जो है आयन, इसमें जो है वो Ba2 पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है 2 टाइम। इनमें जो है वो दोनों में से कौन सा आयन जो है वो क्या होगा आपके पास कोagulation करवाएगा, वो होगा आपके पास Ba2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि जो आपका नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है अब जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव आयन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये बेरियम आयन जो है ये आपके पास जो है ये क्या करवा रहा है, कोagulation करवा रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट के इस बेरियम आयन को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे एक्टिव आयन। So the ion carrying the charge opposite, that is positive in this case, carrying the charge opposite to that of the colloidal particle, वही होता है active in causing the coagulation. That is why this ion is called as active ion. In case of barium chloride, this is Ba2 positive ion, which is regarded as active ion. Number second है आपके पास the coagulating power. The coagulating power is directly proportional to the valency of active ions. आप किसी भी नेगेटिव सोल में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, जाहिर सी बात है पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोagulation करवाएगा उस नेगेटिव सोल की। उस पॉजिटिव वाला जो है उसका चार्ज कितना ज्यादा होगा, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको बोला कि AS2S3 है, उसमें मैं 2 तरह की इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बेरियम क्लोराइड भी ऐड कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे AlCl3 भी ऐड कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे NaCl भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। और इन सभी में चूंकि इसका चार्ज नेगेटिव है तो इनका पॉजिटिव वाला जो है इस केस पे बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, इस केस पे Al3 पॉजिटिव आयन और इस केस में Na पॉजिटिव आयन, ये तीनों जो है ये एफिशिएंट होंगे या फिर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द कोagulation ऑफ द AS2S3 कोलाइडल सॉल्यूशन। बट जो आपका Na पॉजिटिव आयन है उसमें जो चार्ज है वो कम है, इसका मतलब बहुत ज्यादा Na पॉजिटिव आयन जो है वो लगेगा तब जाके इसकी कोagulation होगी। लेकिन जो आपका Al3 पॉजिटिव आयन है उसमें ऑलरेडी जो चार्ज है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको जो है वो थोड़ा कम जो है वो Al3 पॉजिटिव आयन की जो है वो जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे जो है वो एफिशिएंट कोagulation होगी। तो एक्टिव आयन के ऊपर जितना ज्यादा, इसका मतलब आपको अगर ये पूछा गया कि इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट में से बताओ कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो ज्यादा जल्दी जो है वो कोagulation करवाएगा, वो क्या होगा आपका Al3 पॉजिटिव आयन। बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al3 पॉजिटिव आयन है, वहां पे कैटायन का चार्ज सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो है वो काफी आसानी से जो है वो आर्सेनिक सल्फाइड की जो है कोagulation करवाएगा। और सबसे लीस्ट कोagulating पावर किसकी होगी, वो होगी सोडियम क्लोराइड की, क्योंकि वहां पर जो आपका सोडियम है उसके ऊपर खाली जो है वो +1 चार्ज ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था आपके पास हार्डी एंड शॉर्ट रूल। इसमें एक डेफिनेशन भी आई जिसको हम क्या कहते हैं, कोagulating वैल्यू कहते हैं, या कोagulation वैल्यू बोलो, फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलो, आपकी अपनी मर्जी है। फ्लोकुलेशन वैल्यू, इसको आप कोagulation वैल्यू भी कहते हो। फ्लोकुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ coagulating agent, the minimum amount of coagulating agent which is sufficient in causing coagulation of colloidal solution is known as coagulating value और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। आपको कितना अमाउंट ऑफ कोagulating एजेंट जो है वो लगा, सपोज मैंने बोला कि आर्सेनिक सल्फाइड को जो है हम बेरियम क्लोराइड से भी जो है वो कोagulate कर सकते हैं। मुझे कितना अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड मिनिमम लगा उस आर्सेनिक सल्फाइड की कोagulation के लिए, वो उस बेरियम क्लोराइड की क्या होगी कोagulating
वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन सब में कोऑगुलेटिंग वैल्यू किसकी सबसे कम होगी? जाहिर सी बात है वो AlCl3 की होगी, बिकॉज एल्यूमिनियम आयन जो है उनके ऊपर चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे इन काजिंग द कोऑगुलेशन, ज्यादा एफिशिएंट, इसका मतलब आपको कम जो है वो अमाउंट लगेगा AlCl3 का। तो जो आपको कोऑगुलेटिंग वैल्यू है, कोऑगुलेटिंग वैल्यू जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोऑगुलेटिंग पावर। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर कोऑगुलेटिंग वैल्यू कम है, इसका मतलब आपको कम अमाउंट ऑफ जो है वो कोऑगुलेटिंग एजेंट लग रहा है और आपके पास जो है वो क्या बोलते हैं कोऑगुलेशन जो है वो आसानी से जो है वो हो रही है। इसका मतलब जितनी किसी की कम जो है वो कोऑगुलेटिंग वैल्यू होगी, जितना कम आपको इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है, इसका मतलब उसकी कोऑगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा है, दैट इज कम अमाउंट में भी जो है आपका काम जो है वो चल रहा है। अगर किसी की कोऑगुलेटिंग पावर ज्यादा, वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लग रहा है, तब जाके कोऑगुलेशन हो रही है। इसका मतलब जितनी ज्यादा कोऑगुलेटिंग वैल्यू होगी, कोऑगुलेशन पावर उस इलेक्ट्रोलाइट की उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये था कोऑगुलेशन वगैरह क्या होता है। अब करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ कोऑगुलेशन। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कोऑगुलेशन। सबसे पहले है रिमूवल ऑफ वेस्ट गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा जो है वो धुआं जो है वो निकलता है, ठीक है, उसको भी जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बाय मींस ऑफ कोऑगुलेशन से जो है इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। कैसे? अब जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उस पर क्या होती है, बड़ी बड़ी चिमनीज होती है, तो जो डस्ट होता है वो जब यहाँ से जो है वो आता है इंडस्ट्री से, अगर वो डायरेक्ट जो है वो एयर के कंटेक्ट में आएगा तो एयर क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके माउथ पे जो है वो क्या लगाते हैं, एक कोलाइडल लेयर लगाते हैं, ठीक है। और वो कोलाइडल लेयर जो होती है वो ऐसे लगाएंगे, सबसे पहले तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसका मतलब इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर भी जो है वो चार्ज प्रेजेंट होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका चार्ज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने जो है वो इससे पहले जो आपको लेक्चर में जो है वो पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से हम डस्ट पार्टिकल्स का चार्ज है वो निकालेंगे। सपोज मान के चलते हैं कि इनका जो चार्ज है आपके पास वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो आपका चिमनी का माउथ होगा उसमें आप जो कोलाइडल सॉल्यूशन की लेयर रखोगे वो क्या रखोगे आप, वो नेगेटिव रखोगे। दैट इज आप कोलाइडल सॉल्यूशन जो यहाँ पे रखोगे उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव सोल रखोगे तो क्या होगा, जब आपके पास डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आएंगे तो वो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के साथ जो है वो क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं अपना चार्ज है वो लूज करेंगे, ठीक है। तो चार्ज लूज करेंगे, इसका मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसका मतलब यहीं पे क्या हो जाएंगे, वो स्मोक पार्टिकल यहीं पे जो है वो सेटल हो जाएंगे और वहां पे जो है आपके पास एयर में जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो रिलीज होगी। इससे हम जो है वो एयर पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड जो आपके पास है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर, लेक वाटर। पानी को साफ करने के लिए भी जो है क्या किया जाता है, कोऑगुलेशन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है, आप जानते हैं कि रिवर वाटर वगैरह में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे जो होते हैं क्ले पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। रिवर वाटर इज ऑल्सो द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें जो है आपको दिखता है साफ पानी होता है, लेकिन वो साफ नहीं होता, उसमें बहुत सारी गंद जो है वो जमा होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप इसमें जो है वो क्या ऐड करते हो, आप इसमें जो है वो एलम ऐड करते हो। एलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 टाइम्स 24 टाइम्स वाटर, ये होता है एलम का फॉर्मूला। एलम जो होता है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे K पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे Al3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जब आप पानी में जो है वो थोड़ा सा एलम डालते हैं तो वो एलम क्या करता है, उसके पॉजिटिव चार्ज जो है इन क्ले पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पास क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं, वो नजदीक आ जाते हैं, वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बाद में आप फिल्टर करके जो है पानी को आसानी से पी सकते हो, ठीक है। और ऐसी ही टेक्निक होती है किस केस में, पानी को जो है वो साफ करके, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए वाटर हो, ठीक है, कोई सा भी वाटर आप लोग, सीवेज वाटर हो, ठीक है, इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर भी जो है उससे भी ऐसे ही करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर, उसके लिए भी जो है वो सेम तरीका होता है बाय अप्लाइंग एलम। नंबर 4 इज कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड,
तो जो आपका आप कहीं पे भी जो आपको थोड़ा सा कट वगैरह लग जाता है, सपोज आप बार्बर की शॉप पे होते हो, कट लगता है, तो क्या होता है जब ब्लड जो है वो बाहर निकल आता है, तो जो आपका नाई होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा फिटकरी जो है वो लगाता है, ठीक है। यही फिटकरी क्या होती है, आपकी एलएम होती है, और एलएम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 टाइम्स वाटर। बेसिकली जो आपका ब्लड होता है दैट इज योर नेगेटिव सोल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप एलएम लगाते हो उसके ऊपर, एलएम के ऊपर, एलएम में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड जब निकलता है ब्लड से नेगेटिव सोल, जब फिटकरी इसके ऊपर डालते हो तो जो आपके पास नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाता है, वो कोगुलेट हो जाता है, वो अपना चार्ज जो होता है वो क्या करते थे, खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड हो जाता है वो जम जाता है, ठीक है। जो नेचुरल कोगुलेटिंग एजेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, प्रोटीन होता है हेपेरिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है रिवर वाटर, जिस जगह पे जो है वो सी है, आपके पास सी है या आपके पास रिवर है, ठीक है। रिवर वाटर जिस जगह पे जो है वो सी में मिलता है, वहां पे क्या होता है, मिट्टी का ढेर जो होता है वो बन जाता है, उस मिट्टी के ढेर को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जो है वो डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, अगर आप लॉजिकली देखो तो क्या होता है कि अगर आप जो है वो पानी उठाओगे और किसी भी ग्राउंड में जो है वो डालोगे, या फिर हम बोलते हैं मिट्टी जो है वो मतलब मिट्टी वाला जो है वो ग्राउंड होगा, आप उसमें जो है क्या करोगे, आप जो है वो पानी डालोगे तो क्या होगा, वहां पे गड्ढा बन जाएगा, वहां पे जो है वो मिट्टी का ढेर जो है वो नहीं बन जाता। तो ऐसा यहाँ पे क्या होता है कि जब रिवर वाटर सी में जाता है, वहां पे गड्ढा बनना चाहिए, लेकिन बन क्या रहा है, आपके पास मिट्टी का ढेर बन रहा है, इसका मतलब वहां पे डेल्टा प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपके पास रिवर वाटर होता है उसमें क्या होता है, रिवर वाटर में बहुत सारे क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और मैंने आपको बोला कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, बिकॉज जो वहां पे क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो घिसते हैं, दैट इज उनमें फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या है, जब पानी चलता है तो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। और इस केस में कौन सा चार्ज होता है, जो रिवर वाटर होता है इट इज नेगेटिव सोल, इसका मतलब जो आपके पास क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारा नमक प्रेजेंट होता है, NaCl वगैरह, ठीक है। इसका मतलब जो सी वाटर है उसमें जो रिच होते हैं आइंस वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब रिवर वाटर जो होता है वो सी वाटर में जाता है, जब ये पानी इधर आ जाता है, ये जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ये अपने चार्ज क्या हो जाते हैं, लूज कर देते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव के साथ मिल जाता है तो इन क्ले पार्टिकल्स का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो नजदीक आते हैं और वहां पे क्या बनाते हैं, मिट्टी का ढेर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसी तरह से जो है वो डेल्टा फॉर्म होता है। तो ये थे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल कोगुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। जो आपके पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो आसानी से जो है वो कोगुलेट होते हैं, इजिली कोगुलेट होते हैं। आप उनमें थोड़ा सा भी जो है क्या डालते हो, आप जानते हो कि जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो वो आसानी से जो है वो नजदीक आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कोगुलेट ना हो तो उसके क्या करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे आपके पास क्या है, जैसे आपके पास जिलेटिन है, आपके पास एल्बुमिन है। तो व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, बेसिकली लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, आप जबरदस्ती उनको बनाते हैं, आप थोड़ी सी भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो जो आपके पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नजदीक आ जाते हैं और कोगुलेट आसानी से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो कोगुलेट ना हो तो फिर उस लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या ऐड किया जाता है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, और ये लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन इनको जो है वो कोगुलेट नहीं होने देता है। तो ऐसा क्या करता है इनमें, बेसिकली जो आपके पास कोगुलेट कैसे होगी चीज, तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे जाहिर सी बात है वो नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। नजदीक वो आसानी से आ सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट जो है आप ऐड कर दोगे, वो आसानी से चार्ज जो है इनका न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो है नजदीक आ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसमें जो है वो क्या डालते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं, ये जो मेरे पास है दिस इज लायोफिलिक, ठीक है।
जब हम लायोफिलिक डालते हैं तो क्या होता है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हर एक जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल, उनके इर्द गिर्द क्या बना देता है, अपनी एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये जो आपके पास दो लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल होते हैं ये नजदीक नहीं आ पाते हैं, ठीक है, नजदीक नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि इनकी लेयर पे क्या है आपके पास लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आसानी से जो है प्रेसिपिटेट नहीं होते, वो आसानी से नजदीक नहीं आते। तो क्या रहता है फिर वो, जब लेयर बन जाती है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की हर एक लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स जो है नजदीक नहीं आ पाते हैं और आपकी कोगुलेशन जो है वो रुक जाती है, ठीक है। इसके लिए क्या था, इसके लिए एक नंबर दिया गया था जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर कहते हैं। जिस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सपोज करो इसके हमने लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड किया, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन या प्रोटेक्टिव कोलाइड। और जिसमें डाल रहे हैं दैट इज योर लायोफोबिक, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। जिसको हम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव, जिससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव। जो आपका सिग्मोंडी था उसने क्या किया था, उसने एक टर्म दी थी जिसका नाम था गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, the amount of protective collide required to prevent the coagulation of 10 ml of gold solution when 1 ml of 10% NaCl is added to it। अब सब जानते हो दैट गोल्ड सोल्यूशन क्या होता है। सपोज के मान के चलती हूँ मैं कि मैंने जो लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन यहाँ पे लिया है वो गोल्ड सोल्यूशन लिया, ठीक है। गोल्ड के सोल्यूशन में अगर आप थोड़ा सा NaCl डालते हो ना तो गोल्ड का सोल्यूशन जो होता है वो प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वो प्रेसिपिटेट जो है वो बनाता है, कोगुलेट हो जाता है। गोल्ड के पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं और वो क्या कर जाता है, वो सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि गोल्ड का सोल्यूशन जो है वो कोगुलेट ना हो, हम इसके अंदर क्या डालते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन डालते हैं और इस केस में क्या डालते हैं, जेलेटिन डालते हैं। क्या डालते हैं, जेलेटिन डालते हैं। गोल्ड नंबर क्या होता है, ये होता है कि आपको कितना अमाउंट ऑफ जेलेटिन लगा टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ, अगर आपके पास गोल्ड सोल्यूशन जो है वो 10 ml है और जो आपने NaCl डाला वो डाला 1 ml ऑफ 10%। 1 ml ऑफ 10% का मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो 10% NaCl बनाया लैब में, दैट इज 10 ग्राम NaCl को जो है आपने क्या डाला, 90 ml ऑफ वाटर में जो है वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको ये 90 100 आई गेस 90, तो आपने क्या किया, उसको जो है वो शेक कर दिया, आपके पास क्या बन गया 10% ऑफ NaCl बन गया। उस 10% जो आपके पास अब वो सोल्यूशन होगा उस पे से आप क्या करोगे, 1 ml जो है वो निकाल दोगे। उस 1 ml को जब आप 10 ml जो है वो गोल्ड सोल्यूशन में डालोगे, आपको कितना अमाउंट ऑफ जेलेटिन बाहर से लगा ताकि ये गोल्ड सोल्यूशन जो है वो कोगुलेट ना हो, उसको उस प्रोटेक्टिव कोलाइड की जो है वो गोल्ड नंबर की वैल्यू कहेंगे। इसका मतलब कि ये गोल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी उसका प्रोटेक्शन नेचर जो है वो उतना ही ज्यादा होगा, या फिर प्रोटेक्टिव नेचर जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। सपोज करो कि मेरे पास जो है वो 10 ग्राम का ही जेलेटिन जो है वो लगा, ठीक है, इसको जो है वो करने के लिए, दैट इज इसकी कोलाइड, इसकी कोगुलेशन को रोकने के लिए। मैंने क्या बोला कि 10 ml आपके पास गोल्ड सोल्यूशन है, उस पे जब मैं 1 ml और 10% ऑफ 1 ml NaCl डालूंगी, मुझे बाहर से कितना जेलेटिन डालना पड़ेगा, वो आपके पास गोल्ड नंबर कहलाएगा। अगर मुझे कम अमाउंट ऑफ गोल्ड जेलेटिन ही लगा, इसका मतलब उसकी गोल्ड नंबर की वैल्यू कम है, इसका मतलब कम अमाउंट में ही आपका काम जो है वो चल रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है कोगुलेशन को। इसका मतलब जितनी ज्यादा गोल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी उस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रोटेक्टिव नेचर उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक इस यूनिट का बचता है वो है आपका इमल्शन। लास्ट क्या है आपका, इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, द कोलाइडल सॉल्यूशन in which both dispersed phase and dispersion medium
आर लिक्विड्स। अगर आपके पास डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है, दैट इज सॉल्यूट भी आपके पास लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपके पास लिक्विड है, उस टाइप के पोलैरिटी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इमर्शन कहते हैं। लेकिन ये जो दो लिक्विड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इममिसिबल लिक्विड होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मिसिबल लिक्विड हुआ तो वो जो है वो पोलैरिटी सॉल्यूशन जो है, सॉरी जो आपके पास इममिसिबल लिक्विड होते हैं वो जो है वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दो इममिसिबल लिक्विड होने चाहिए तभी आपके पास इमर्शन जो है वो बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑयल होगा और वाटर होगा, ठीक है। ऑयल और वाटर जो होता है उन दोनों का जो आपके पास मिक्सचर होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। लेकिन आप जानते हो कि पानी में अगर आप ऑयल डालोगे तो ऑयल की जो है सेपरेट लेयर बन जाती है, इसका मतलब आपको जो है क्लियरली डिमार्केट होता है, दैट इज वो जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन उस टाइम नहीं होता है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए ऑयल वाटर को जो है स्टेबलाइज करने के लिए बाहर से क्या डाला जाता है, एक एजेंट डाला जाता है जिसको कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब क्या होता है, द एजेंट which help in the formation of emulsion is called as emulsifying agent, ठीक है। तो एक जो इसका हम बोलते हैं पार्ट होता है वो ऑयल होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है आपका वाटर होता है। इसकी एग्जांपल आएगी आपके पास मिल्क में भी वाटर होता है और फैट्स होते हैं। फैट्स का मतलब आपके पास ऑयल है, वाटर का मतलब वाटर ही है, ठीक है। दैट इज ऑयल और वाटर का जो है आपके पास मिक्सचर होता है मिल्क का। लेकिन आप जानते हो कि आपको मिल्क में जो है वो फैट्स जो है वो नहीं दिखते, आपको ऑयल जो है वो नहीं दिखता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, जो हम क्या कहते हैं, कैसीन कहते हैं। जो कैसीन होता है वो क्या होता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है जो स्टेबलाइज करता है मिल्क को, या फिर हम बोलते हैं जो स्टेबलाइज करता है, हम बोल सकते हैं जो बाइंड करके रखता है ऑयल और हम बोलते हैं वाटर को इन मिल्क में, ठीक है। दो तरीके के जो है वो इमर्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ इमर्शन अगर हम देखें। सबसे पहला जो होता है वो होता है वाटर इन ऑयल टाइप इमर्शन। वाटर इन ऑयल टाइप इमर्शन, ये ऐसे टाइप का इमर्शन होता है। वाटर इन ऑयल मैंने लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर होगा वो ऐड करेगा एज डिस्पर्स्ड फेज, वेयर जो आपका ऑयल होगा वो ऐड करेगा एज डिस्पर्शन मीडियम। जो ऑयल होगा वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो आपका वाटर है वो कम अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होगा। इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, बटर, या फिर आप बोलते कोल्ड क्रीम वगैरह भी जो होती है वो भी जो है क्या होता है, वाटर इन ऑयल टाइप इमर्शन ही होता है। नंबर सेकंड है आपके पास OW, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, द इमर्शन इन विच ऑयल एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर एक्ट एज डिस्पर्शन मीडियम। जैसे आपके पास क्या होता है, मिल्क होता है, मिल्क में जो ऑयल ये वाटर होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो फैट्स होते हैं वो कम अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो टाइप के इमर्शन। नेक्स्ट है आपके पास कि ये इमर्शन जो होता है इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, टेस्ट फॉर द इमर्शन, कि आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप है। टेस्ट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट है आपके पास वो है डाई टेस्ट। अगर आप ऑयल सॉल्युबल डाई डालते हो, सपोज करते हो मैंने एक डाई डाल दी, मेरे पास एक इमर्शन है, ठीक है। इस ये जो मेरे पास इमर्शन है ये क्या है, मेरे पास OW टाइप। OW का मतलब ऑयल इन वाटर, वाटर इस केस में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कई कई जगह पे क्या होगा, यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होगा। और इस केस में क्या है, मेरे पास ऑयल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और कई कई जगह पे क्या होगा, मेरा वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रेजेंट है। अब मैं जब ऑयल सॉल्युबल डाई डालूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल इन वाटर टाइप में अगर ऑयल में ही सॉल्युबल है डाई तो यहाँ पे पैचेस ऑफ कलर बनेंगे। सपोज करो कि इसका ब्लू कलर है जो भी मैंने डाई डाली है, तो ऐसा नहीं होगा कि एंटायर बैकग्राउंड आपका जो होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। यहाँ पे कई कई जगह पे जहां जहां पे उस सोल्यूशन में ऑयल होगा वहां पे ही आपको जो है वो डाई के पैचेस दिखेंगे। वेयर वाटर इन ऑयल टाइप में क्या होगा, एंटायर बैकग्राउंड जो होगा वो क्या होगा, वो आपके पास जो है वो कलर्ड होगा। सपोज अगर मैंने ब्लू कलर लिया तो ब्लू कलर में होगा। इसका मतलब क्योंकि मैंने डाई ही डाली है ऑयल सॉल्युबल डाई, और अगर यहाँ पे पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है वो क्या हो रहा है, कलर्ड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑयल जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ये जो टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो होगा वाटर इन ऑयल टाइप सॉल्यूशन। वेयर ये वाला जो होगा यहाँ पे पैचेस बने हैं तो यहाँ पे ऑयल जो है वो कम कम अमाउंट में ही प्रेजेंट होगा, दैट मींस ये वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो होगा ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन। इधर डाई टेस्ट। नंबर सेकंड होता है आपके पास डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या करते हो, सपोज करते हो आपके पास मिल्क है, मिल्क में पानी डालते हो तो आपको लगता है कि आपने पानी डाला, नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर पानी डालने पे एंटायर डाइल्यूशन होगी ना तो वो जो है वो क्या होता है, ऑयल इन वाटर टाइप। जैसे आपके पास मिल्क होता है, मिल्क इज ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन। आप वाटर डालते हो आपको लगता ही नहीं, वो पूरा डाइल्यूट हो जाता है पानी उसके अंदर। वेयर अगर आप क्रीम के ऊपर जो है वो क्या डालते हो, वाटर डालते हो तो सेपरेट लेयर बनती है। तो अगर इस केस में सेपरेट लेयर बनेगी
ठीक है। वाटर की सेपरेट लेयर अगर होगी तो जाहिर सी बात है वो आपका क्या होगा, वाटर इन ऑयल टाइप का इमर्शन। जो लास्ट होता है आपका टेस्ट वो होता है कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट आपको क्या बोलता है, आप जानते हो जो ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन होता है, ठीक है, वो ज्यादा कंडक्टिव इन नेचर होता है। जाहिर सी बात है उसमें पानी प्रेजेंट है ज्यादा, ठीक है। तो ये जो आपका वाटर इन ऑयल टाइप होता है उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि उसमें ऑयल ज्यादा प्रेजेंट होता है। ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप इसमें जो है ऑयल इन वाटर में जो है दोनों में अगर आप जो है वो कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो ना, तो जो आपके पास ऑयल इन वाटर टाइप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन ऑयल इन वाटर टाइप इमर्शन की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसका ये मतलब है कि उसमें पानी ज्यादा प्रेजेंट है, और पानी किसमें प्रेजेंट होगा, ज्यादा ऑयल इन वाटर टाइप के इमर्शन में होगा। ये था आपके पास ड्राई। अब हम देखते हैं लास्ट रोल ऑफ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर ऐसा क्या करता है कि आपके पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नजदीक नहीं आते। बेसिकली क्या होता है, सपोज करो आपके पास जो है ऑयल और वाटर है, आप कपड़े जो है वो धो रहे हैं, सोप का सोल्यूशन जो होता है ना, सोप का सोल्यूशन भी एक किस्म का जो है वो इमल्सिफायर ही होता है, ठीक है। इमल्सिफाइंग हम बोलते हैं इमर्शन होता है, जिसमें जो आपके पास सोप होता है वो एक्ट करता है एज अ इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। आप ऑयल डालते हो पानी के अंदर, उसकी जो है वो सेपरेट लेयर बन जाती है, बनती है ना। तो कपड़े में ऑयल लगा होता है, उसको पानी में डालते हो, जो उसको कितना भी जो है रगड़ो उसका दाग जो है वो नहीं निकलता है। जो ही आप सोप डालते हो तो सोप से क्या होता है, आपके पास वहां पर जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। ऐसा होता क्या है आपके पास, जो आपके पास सोप होता है वो क्या करता है, सपोज अगर ये मेरे पास ऑयल है, ठीक है, तो सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सोप के पार्टिकल्स ऐसे हो जाते हैं और वो जो है वो क्या बनाते हैं, वो मिसल जो है वो बनाते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये मिसल जो है बाहर वाली साइड जो है, ये आप जानते हो कि जो आपका सोप होता है उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये ऑयल वाली साइड होगा, बाहर वाली साइड क्या होगा, आपके पास पानी भी होगा। इसका मतलब है कि ऑयल और वाटर जो है ऐसे तो मिसिबल नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आप सोप डालते हैं दोनों क्या हो जाएंगे, सोप बेसिकली इन दोनों को जो है वो बाइंड करके रख रहा है, ठीक है। तो यही रोल होता है इमल्सिफायर का। नाउ नेक्स्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आप ऑयल जो है इमल्सिफायर को जो है क्या डालते हो, इस पे डालते हो, किसी भी इमर्शन में डालते हो, तो ऑयल के पार्टिकल्स अगर ऐसे हैं, अगर वो थोड़े से नजदीक आ गए तो आपके पास ऐसे जैसा जो है वो ऑयल का पार्टिकल जो है वो बनता है, ठीक है। तो वो जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम जब इमल्सिफायर डालते हैं तो वो क्या करता है, वो कोटिंग बना लेता है हर एक ऑयल पार्टिकल के ऊपर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दो ऑयल पार्टिकल जो है नजदीक नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से वो डिस्पर्स रहते हैं थ्रू द मीडियम। अगर हम थोड़ी सी की एप्लीकेशन देखें, इमल्सिफायर इमर्शन कहाँ पे जो है वो यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन में देखो, मिल्क इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मिल्क इज ऑल्सो इमर्शन। इसके अलावा आप कफ सिरप पीते हो, मेडिसिन जो खाते हो वो भी क्या होती है, इमर्शन ही होती है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मैंने अभी वहां पे दिखाया, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी जो है वो इमर्शन का एक जो है वो हम बोलते हैं एप्लीकेशन है। इसके अलावा आपका जो फ्रॉस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस होता है ना, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन, वहां पर भी एक्चुअली क्या होता है, सल्फाइड और को जो है वो ऑयल और वाटर के जो है इमर्शन में जो है वो डाला जाता है। तो इमर्शन का जो है वो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल होता है। एक डेफिनेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डीइमल्सिफिकेशन। डीइमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इमर्शन into constituent liquids। मेरे पास ऑयल है और मेरे पास क्या है, वाटर है। उन दोनों को जो है, जब उन दोनों को मिलाना है, उस चीज को हम प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इमर्शन कहते हैं। उन दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है। जैसे आपके पास मिल्क होता है, मिल्क में क्या होता है, फैट्स होते हैं, और आपके पास वाटर होता है। फैट्स को सेपरेट करना, वाटर को सेपरेट करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमर्शन। दैट इज इमर्शन के दो लिक्विड्स को सेपरेट करना, उसको हम कहते हैं डीइमल्सिफिकेशन। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, आपने देखा होगा, ये जो आपकी मिल्क होती है उसको आप जो है वो सेपरेट ही, मिल्क में जो क्रीम होती है उसको सेपरेट ही किया जाता है बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसके अलावा आप जो है वो फ्रीजिंग से कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये जो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे आप जो है वो इमर्शन के कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। द लास्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इमर्शन। इमर्शन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, खाली इसकी एप्लीकेशन ही नहीं होती, इसके कुछ
हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। गल्फ कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पेट्रोल जो है वो पाया जाता है, तो वहाँ पे जितना भी पानी होता है ना, उसमें क्या होता है, उस पानी में जो है वो आपका पेट्रोल भी जो है वो कहीं कहीं पाया जाता है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, इतना ज्यादा पेट्रोल प्रेजेंट होता है कि जितने भी वहाँ पर जो है वो वाटर के सोर्स होते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, हम बोलते हैं वो वाटर जो होता है उसमें कई कई जगह पे जो है पेट्रोल पाया जाता है, तो वो पानी जो होता है वो पीने के लायक जो है वो खास नहीं होता है। तो जब भी उसको पीना होता है, उसको जो है वो पहले बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, उसको साफ बनाया जाता है, तभी जाके जो है वो पीने के काबिल जो है वो हो जाता है। तो गल्फ कंट्रीज में इमर्शन का जो है वो एक हार्मफुल इफेक्ट जो हम बोल सकते हैं होता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज इमर्शन। ठीक है, आज हमने इमर्शन के बारे में भी पढ़ा, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स के बारे में भी पढ़ा। इट्स ऑल अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। आपका यूनिट कंप्लीट होता है।